हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू IAS श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 17 नवंबर 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज का है, यानी कि टुडेज करंट अफेयर और साथ में टुडेज न्यूज़ एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में आई है, उन सभी को एनालाइज करेंगे। तो आप इस डेली न्यूज एनालिसिस को द हिंदू एनालिसिस भी कह सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस भी कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस एनालिसिस वीडियो की। और उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे हम अपनी PDF पोस्ट करते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। 193 डेज बचे हैं आपकी UPSC प्रीलिम्स में। तो जो लोग अभी तक 193 डेज को ज्यादा समझ रहे हैं, वो लोग ये बात समझो कि कैसे दिन बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बकअप गाइस, दिस इज अ बिग अलर्ट। ओके, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज यू हैव योरसेल्फ एंड योरसेल्फ इज ऑलवेज इनफ। आपको और किसी की जरूरत नहीं है अपने अलावा। तो अगर आपके पास आप खुद हैं, अगर आपके पास अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी सेल्फ एस्टीम है, देन यू हैव एवरीथिंग। ओके, तो अपने आप के ऊपर फोकस करो, ये मानो कि आप इनफ हो, ये बिलीव करो कि आप इनफ हो, तो आप एक्चुअल में अपने लिए इनफ होगे। ओके, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, UPSC जर्नी में हम कई बार इतने लॉस फेस करते हैं और हमें अब बहुत लोनली सा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई हमारी बात नहीं समझ रहा। जरूरत ही नहीं है किसी और को समझने की, क्योंकि वी हैव आवरसेल्फ। ओके, एंड दैट इज इनफ। ऑलराइट, तो पहला आज का आर्टिकल, COP27 अभी आप सभी को पता चल रही है। कहाँ चल रही है COP27? COP27 है क्या, पहले तो ये देखो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग को हम कहते हैं COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 नंबर की चल रही है। कहाँ चल रही है? इजिप्ट में। इजिप्ट के शर्म अल शेख सिटी में चल रही है ये COP27 की मीटिंग। और इस टॉपिक को आप कनेक्ट करोगे पेपर 3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सेट्रा से। ओके, पेज नंबर 1 हिंदू पे आपको देखने को मिलेगा ये सेम आर्टिकल। बात हो रही है कार्बन बॉर्डर टैक्स की। कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है, क्या है ये टैक्स? तो बेसिकली कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतना बढ़ रहा है और कंट्रीज जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम नहीं कर पा रही हैं, तो एक बात निकली इस COP27 में कि क्या कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दें। अब ये बॉर्डर टैक्स क्या कहता है? बॉर्डर टैक्स कहता है कि अगर कोई भी कंट्री, ये कंट्री ए है, ठीक है, कोई भी कंट्री अगर कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करती है, तो उसे एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जो होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। इसके अगेंस्ट इंडिया खड़ा हुआ है। इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज भी खड़ी हुई हैं। तो 3 कंट्रीज जो खड़ी हुई हैं, टोटल 4 कंट्रीज जो खड़ी हुई हैं इस कार्बन बॉर्डर टैक्स के अगेंस्ट में, वो है ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। इन चारों कंट्रीज का ये कहना है कि भाई, माना कि हम लार्ज इकोनॉमीज हैं, लेकिन अभी अभी हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ है। हम ऐसे कैसे डेवलप हो पाएंगे बिना कार्बन की चीज़ों के इम्पोर्ट किए? अब कार्बन इम्पोर्ट्स में आता भी क्या क्या है, देखो ना। एक तो आता है सीमेंट, स्टील, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाओगे तो हमारे ऊपर ही सबसे बड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट स्टील तो ज़रूरत है। ठीक है, अगर डेवलप्ड होना है तो इसकी तो ज़रूरत है इंडस्ट्रीज के लिए। हम अभी अभी डेवलप करना स्टार्ट किए हैं, तो हम अभी से कैसे यहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स दे देंगे, या हम अभी से एकदम कैसे क्लीन एनर्जी के ऊपर स्विच कर जाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। इसीलिए इसको ग्रेव कंसर्न बोलते हुए इसको अपोज किया गया है COP27 में। यूरोपियन यूनियन में ये कार्बन बॉर्डर टैक्स अभी तक चल रहा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, ये प्रपोज भी यूरोपियन यूनियन ने किया। आप देखो ना, यूरोपियन यूनियन में तो सारी ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इनफैक्ट आगे एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगी कि यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज जो हैं, वो मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन एमिशन पूरी हिस्ट्री में इन्होंने ही किया है। तो खुद का काम निकल गया, तो अब बोल रहे कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा लेते हैं। तो ये बात तो सही नहीं है, और इंडिया ने इसका विरोध किया है। ठीक है, तो बात करते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स की। कार्बन बॉर्डर टैक्स बेसिकली इसको आप डिफाइन कर सकते हो एज अ पेनल्टी टैक्स टू डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। तो कार्बन इंटेंसिव गुड्स जो है, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स या इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इनको इंपोर्ट करोगे तो इनके इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए एक अलग से पेनल्टी टैक्स की बात की गई है, जो कि कार्बन बॉर्डर टैक्स है। ठीक है, और ये जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको कहा जा रहा है, जो कि EU ने ही प्रपोज किया है। ठीक है, तो एम जो है यहाँ पे, EU का एम ये है बेसिकली कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 55%
55% जो ग्रीन हाउस एमिशन ईयू की कंट्रीज करती हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज करती हैं, उनको कम करना है, ठीक है, बाय 2030। ओके, तो ये एक एम है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, देखो अभी क्या होता है, हम बात करते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की या जीरो कार्बन की, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं या नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं। इसके लिए आपको एक बेस लाइन की चूज करनी पड़ती है ना, कि इस कंट्री इस ईयर के हिसाब से, इस ईयर के कंपैरिजन में हम इतना काम करेंगे। जैसे यहाँ पे भी देखो 1990 लेवल्स के हिसाब से हम 2030 तक कम करेंगे, ये बेस लाइन आपको चूज करनी पड़ती है जब इन सब चीज़ों की बात करते हो। लेकिन अगर आप यहाँ इम्पोर्ट के ऊपर यहाँ टैक्स लगा लोगे, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा लोगे, तो क्या होगा, जीरो कार्बन टैक्स जब आप लगाओगे तो यहाँ पे बेस लाइन ही जीरो हो जाएगी, यानी कि आपको इम्पोर्ट ही नहीं करना। अगर इम्पोर्ट ही नहीं करोगे तो जीरो टैक्स लगेगा, अगर इम्पोर्ट करोगे तो उतना उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। तो बेसलाइन डिसाइड करने की जरूरत नहीं है इस कार्बन बॉर्डर टैक्स के सिनेरियो में। ओके, अच्छा, कार्बन बॉर्डर टैक्स जो होगा ये एक बेटर, जब इसको बेटर हम अप्लाई कर पाएंगे जब यहाँ पे हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होंगे। तो कार्बन टैक्स पॉलिसी विल बी बेटर एबल टू अडाप्ट द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी विच परवेड्स द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें हम इस अनसर्टेनिटी को समझ पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के कारण जो अनसर्टेनिटी है उसको समझ पाएंगे जब हमको ये पेनल्टी टैक्स भरना पड़ेगा। इसके अलावा क्वांटिटी लिमिट्स ऑन एमिशन आर रिलेटेड टू स्टॉक्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वाइल प्राइस लिमिट्स आर रिलेटेड टू फ्लो ऑफ एमिशन। तो क्वांटिटी लिमिट्स जब आप बात करते हो ना कार्बन टैक्स में, तो क्वांटिटी लिमिट्स यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन आप कितना करोगे, स्टॉक्स कितने हैं उसकी बात करते हो, जबकि प्राइस लिमिट्स में आप फ्लो की बात करते हो, कार्बन के एमिशन के फ्लो की बात करते हो, ठीक है। कार्बन टैक्स से क्या होगा, कार्बन टैक्स से जो भी अनफ्रेंडली प्रोडक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट अनफ्रेंडली प्रोडक्शन, वो रुकेगा, डिस्करेज होगा। और पॉल्यूटिंग सोर्सेज जो है जैसे कोल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कॉस्टलियर बनते जाएंगे, तो हम इसकी कीमत समझेंगे। ओके, ये बेस्ड है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा। तो कार्बन टैक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी कंट्री यहाँ पे कार्बन एमिशन वाले जो सब्सटेंसेस अगर इंपोर्ट करेगी तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो पॉल्यूटर ही पे कर रहा है, ठीक है। इसका एक चीज तो ये है। ऑलराइट, तो इसमें अगर आप एनवायरमेंटल डैमेज करते हो तो कॉस्ट जो है इंटरनलाइज्ड है। इसके साथ दिस कैन एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कि आप यहाँ पे एनर्जी इफिशिएंट सोर्सेज की तरफ बढ़ो, इसका एक इंसेंटिव आपको मिलेगा कार्बन बॉर्डर टैक्स के थ्रू। ओके, लेकिन लॉन्गर टर्म्स में देखें तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया और जो बाकी 3 कंट्रीज हैं जिनको हम बेसिक नाम से बुला रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक कंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे क्लीनर टेक्नोलॉजी जो है अभी तक हमने अडॉप्ट करी नहीं है। तो ठीक है, कार्बन टैक्स मैकेनिज्म से हम क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन रातों रात तो नहीं बढ़ सकते ना। तो क्लीनर टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इनफ फाइनेंस नहीं है, तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी नहीं है ये टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। कैसे हम क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कौन असेस करेगा कि एमिशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। कई सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो तो ठप पड़ जाएंगे क्योंकि वो क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे अपने एमिशन को। ऐसे में जो कंज्यूमर है उनको एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो डिस्करेज होंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो देखो, उन्होंने तो ऑलरेडी क्लीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी टैक्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे इन बेसिक नीड्स तो होंगी ना, सीमेंट हो गया, फ्यूल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इनकी बेसिक नीड्स तो होगी। और इस केस में क्या होता है, प्रोसीजरल एंड कंप्लाइंसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव होने लगते हैं। तो कुल मिला के कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली क्या है, कार्बन बॉर्डर टैक्स कहता है कि अगर कोई भी कंट्री XYZ कंट्री अगर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगी तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टी टैक्स लगेगा। इस पेनल्टी टैक्स के थ्रू ये कंट्रीज डिस्करेज होंगी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करने से और एनकरेज होंगी क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन इन बेसिक कंट्रीज यानी कि 4 कंट्रीज जिसमें कि ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, इन्होंने बोला है कि भाई हम नहीं मानते ये कार्बन टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी अभी डेवलप होना शुरू किया है। आप लोग तो हो चुके हो डेवलप, हमने डेवलप होना अभी शुरू किया, हम एकदम से थोड़ी ना क्लीन टेक्नोलॉजी पे आ सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं विच इज ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर लाइंस, क्लाइमेट डैमेज की बात करते हैं। तो COP27 में एक टर्म बहुत चल रही है, लॉस एंड डैमेज।
लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन। ओके, इसकी बात बहुत कुछ चल रही है। तो ये लॉस एंड डैमेज कंपनसेशन क्या है और कौन पे करेगा क्लाइमेट चेंज के लिए, इसका क्वेश्चन है। तो पेपर 3 से, कंजर्वेशन एनवायरमेंट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक को। तो बेसिकली देखो बात क्या हो रही है। G20 में ये बात हुई कि भाई अभी इतनी सारी कंट्रीज में क्या हो रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस करनी पड़ रही है। आपको पता है अभी पाकिस्तान में कितनी बुरी तरह से फ्लड्स आई थी। इंडोनेशिया की हालत खराब पड़ी है इन नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। ओके, और ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने क्लाइमेट चेंज किया है? नहीं, क्लाइमेट चेंज किया है सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने। ओके, तो G20 समिट हुई थी। G20 समिट में यूएस, जापान और कनाडा आगे आए। इन्होंने बोला इंडोनेशिया के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे, लगभग $20 बिलियन हम यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे कि इंडोनेशिया में हम क्लीनर टेक्नोलॉजीज को ला सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज पे कर रही हैं फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। आखिर ये कॉम्पनसेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो यहाँ पे अगर आप 1900 से लेकर अभी तक देखोगे, यानी कि 2022 तक देखोगे, तो जितना भी बेनिफिट हुआ है ना अभी ये कार्बन एमिशन से, या ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसके पीछे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जितना भी बेनिफिट हुआ है ना, वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्हीं कंट्रीज का हुआ है और उसी के कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने तो बहुत लेट शुरू किया डेवलप होना, बहुत लेट शुरू किया इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत पहले से डेवलप्ड कंट्रीज ये एमिशन चालू रखा हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज ने, और इनका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलपमेंट होना भी बाकी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये डेवलप्ड कंट्रीज कर चुकी हैं क्लाइमेट चेंज। ओके, इन्होंने सबसे ज्यादा किया है एमिशन, और इस एमिशन के चक्कर में सबसे ज्यादा हुआ है क्लाइमेट चेंज। और इसका भुगतान कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है? पे कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों डेवलपिंग कंट्रीज पे कर रही हैं? क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर आप देखोगे ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका की कंट्रीज हो गई, साउथ एशिया की कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गया, हमारा जो लेबर है उसकी इंटेंसिविटी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी कम हुई है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम हुई है। ये एक्सट्रीम इवेंट्स हम डेवलपिंग कंट्रीज को ही देखने पड़ रहे हैं। तो पे कौन कर रहा है इस क्लाइमेट चेंज के लिए? डेवलपिंग कंट्रीज पे कर रही हैं, जबकि करा किसने है सारा कांड? डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कंपनसेशन की, और ये कहा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज अब कंपनसेट करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। लेकिन एक रिपोर्ट आई, एक रिसर्च पब्लिश हुई, जिसमें ये पूछा गया कि भाई डिसाइड कौन करेगा, हु विल डिसाइड कि कौन किसको पे करेगा, ठीक है, कितना पे करेगा, हाउ मच वुड बी पेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसकी भी बात आती है। ठीक है, लेकिन इसका जवाब ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट में मिलता है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ये कहता है कि अगर आप 1750 से लेकर आज तक का भी आप देख लेते हो डाटा, तो ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा लगभग 47% कार्बन एमिशन हुआ है ना, ये कुल मिला के सिर्फ 29 कंट्रीज ने किया, जिसमें मेजरली यूएसए आता है एंड यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज आती है, यानी कि यूरोप की 28 कंट्रीज। तो कुल मिला के इन 29 कंट्रीज ने 47% कार्बन एमिशन किया है, विच इज वेरी हाई। और इस चक्कर में, इस 47% कार्बन एमिशन के चक्कर में डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज बहुत भुगत रही हैं। इनका लगभग हर कंट्री का 1-2% जीडीपी जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण, प्रोडक्टिविटी लॉस के कारण, एग्रीकल्चर लॉस के कारण, एग्रीकल्चर यील्ड्स के लॉस के कारण। ओके, तो यहाँ पे काफी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। सर्टिनिटी सिर्फ इस चीज की है कि अल्टीमेटली हम सभी एक कैलेमिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबल कैलेमिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें एक रिपोर्ट भी आई अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें ये कहा गया कि पेरिस क्लाइमेट डील में आपने डिसाइड किया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आपको टेम्परेचर राइज को रोकना है। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जिस पेस से हम चल रहे हैं ना, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम नहीं रोक पाएंगे। अगर रोकना है तो 45% तक हमको अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया क्या करे? तो भाई डेवलप्ड कंट्रीज इतना एक्सपेक्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज से, अभी बात करी कार्बन बॉर्डर टैक्स की भी, ये सब इतना एक्सपेक्ट कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज से। ऐसे में अगर आप बात करो रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 7 सबसे बिगेस्ट एमिटर्स कौन कौन से हैं। इसमें आता है चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, यूएस और इंडिया। ठीक है, ये 7 कंट्रीज आती हैं। इन 7 कंट्रीज में अगर आप पूरा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट भी मिला लेते हो, तो इन दोनों का मिला के 55%, 55% कार्बन एमिशन जो है ये सब मिला के कर रहे हैं, यानी कि 7 कंट्रीज और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। लेकिन
क्या सब लोग इक्वल यहाँ पे एमिशन कर रहे हैं? नहीं। अगर आप पर कैपिटा एमिशन की बात करोगे कि यहाँ पे कितने लोग एमिशन कर रहे हैं, उसकी बात करोगे, तो इंडिया भी बहुत पीछे है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा एमिशन जो हो रहा है वो यूएस, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील वगैरह में हो रहा है। चाइना जो है उसको छोड़ो, रशिया और यूएस की बात करें तो ये इतना एमिशन एमिशन कर रहे हैं इतना, और इनकी पॉपुलेशन है कम, ठीक है। जबकि इंडिया की बात करोगे, इंडिया एमिशन कर रहा है इतना और इनकी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप पर कैपिटा की बात करोगे, पर कैपिटा में इंडिया बहुत पीछे है। वर्ल्ड एवरेज देखोगे तो 6.3 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर पर्सन करता है वर्ल्ड में। यूएस की बात करोगे तो यूएस में तो 14 टन कर रहे हैं लोग, रशिया में 13 टन कर रहे हैं, ठीक है। चाइना में 9.7 टन कर रहे हैं। इंडिया में तो बहुत पीछे हैं हम, 2.4 टन, ठीक है। तो ग्लोबल एवरेज 6.3 है, लेकिन इंडिया में 2.4 टन एक आदमी कार्बन एमिशन कर रहा है, ठीक है। तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे हम क्यों पे करें भाई, हम क्यों पे करें किसी और के कामों का, किसी और के कर्मों का हम क्यों पे करें? तो पिछली बार भी क्या हुआ था, COP26 के दौरान भी, COP26 के दौरान डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि भाई ऐसा करते हैं, सभी लोग फेज आउट कर दो कोल को, ठीक है, बिल्कुल यूज मत करो कोल को। तो इंडिया ने यहाँ पे जिद करी, इंडिया ने बोला बिल्कुल नहीं, गलत टर्म है ये, फेज आउट नहीं फेज डाउन करेंगे हम, ठीक है। यानी कि अभी हम कोल प्लांट्स को सारे बंद थोड़ी कर सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट बचा हुआ है। हम फेज डाउन जरूर कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, हम फेज आउट नहीं कर सकते। वैसे ही सेम अभी इंडिया खड़ा हुआ है अगेंस्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स, जो कि अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप समझ में आया है, ऑलराइट। ओके, कार्बन एमिशन जो हो रहा है उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड को? तो देखो वर्ल्ड को ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, इस टेम्परेचर राइज के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, एलर्जीज बढ़ रही हैं, डेथ्स हो रही हैं कई सारे लोगों की एयर पोल्यूशन के कारण, जीडीपी में कॉस्ट लग रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा है, हंगर एंड फेमाइन बढ़ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिसीज बर्डन जो है वो बढ़ रहा है, और वाटर जो है वाटर वार्म हो रहा है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ रही हैं अगर ये टेम्परेचर राइज होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो ठीक है। तो अगर जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है, बिल्कुल सर्टेन चीज़ है कि वी विल सी एक्सट्रीम सर्ज इन एक्सट्रीम इवेंट्स, ओके, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ऑलराइट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है व्हाट इज द टारगेट लेवल ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, पेपर 3 इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो, बात हो रही है रिटेल इन्फ्लेशन की। रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा गिरा है, ड्रॉप हुआ है, 6.77% रिटेल इन्फ्लेशन है, ओके। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात करो तो वो भी गिरा है, ठीक है, 8.3% रहा है अक्टूबर में। दोनों ही इन्फ्लेशन गिरे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन दोनों ही गिरे हैं। अब आरबीआई को देखना पड़ेगा आरबीआई क्या करता है। अभी देखो ये क्यों इन्फ्लेशन गिर रहा है, तो देखो यहाँ पे बेस इफेक्ट के कारण कहा जा रहा है इन्फ्लेशन गिर रहा है। बेसिकली जब कोविड था, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में इकोनॉमी ठप पड़ी थी, बहुत शॉक्स लगे हुए थे, ओके। अभी जो है उसके कंपैरिजन में कम शॉक से रिकवर करी, इसीलिए इन्फ्लेशन का जो बेस इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, और इसीलिए इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन को आप पिछले साल के हिसाब से नापोगे ना, तो यहाँ पे अभी नॉर्मल सी आ चुकी है, और इसीलिए फूड प्राइसेस ईज हो रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पे देखा गया है कि कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स पे जो प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इन्फ्लेशन जो है सभी चीज़ों का जनरल राइज जब होता है प्राइसेस का, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। किसी इक्का दुक्का चीज़ के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन नहीं आता, ठीक है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन जो आता है सभी के प्राइसेस बढ़ने से आता है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस की बात हो रही है कि ये घटे, इसीलिए इन्फ्लेशन घटा है। आरबीआई क्या करे ऐसे में? आरबीआई ये कहता है कि भाई देखो हमारा टारगेट तो है 2 to 6% इन्फ्लेशन का, पता होगा आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने ये टारगेट सेट किया 2 to 6% का। अभी भी हम बाहर ही हैं इस इन्फ्लेशन टारगेट के। तो इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आरबीआई को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी कि अभी भी रेपो रेट वगैरह को यहाँ पे इनको बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इसको कम करने के लिए, इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा कि कम जो बैंक्स हैं उनको जो लोन्स मिलेंगे, बैंक्स के पास जो पैसा रहेगा वो हायर इंटरेस्ट पर रहेगा। बैंक के पास इंटरेस्ट पे ज़्यादा है, तो बैंक्स कंज्यूमर्स को भी अगर लोन देंगे तो वो हायर रेट पे देंगे। कंज्यूमर ऐसे में लोन लेने से बचेंगे, तो कंज्यूमर के हाथ में लिक्विडिटी
लो होगी। जब कंज्यूमर के हाथ में लिक्विडिटी लो है तो डिमांड लो होगी। डिमांड लो होगी तो यानी कि चीज़ों की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, प्राइजेस अपने आप लो हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन कम करना है, प्राइजेस कम करना है, तो रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए और इस तरह से रेट्स बढ़ाने चाहिए। ओके, जो कि आरबीआई करता भी आ रहा है अभी काफ़ी लंबे समय से। लेकिन चैलेंज अभी ये है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ये इन्फ्लेशन ऐसा भी नहीं कि एकदम से कम हो जाए, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे आरबीआई को ये भी फोकस करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कम हो लेकिन एक कंट्रोल्ड पेस पे कम हो, ठीक है, कंट्रोल्ड स्पीड पे कम हो, एकदम से ना गिर जाए। ओके, अभी तक इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन ने क्या पीक कर लिया है, तो देखो ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अब बढ़ नहीं सकता, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। ओके, और इसके अलावा अभी हमको अवेयर रहने की जरूरत है, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को अवेयर रहने की जरूरत है कि भाई डिसीजिव चेंज उनको करने पड़ेंगे। ऐसे में इन्फ्लेशन जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन जो है, ये जो पॉलिसी मेकिंग करती भी है, देखने को मिलता है कि इनका जो फाइनल इफेक्ट है वो कुछ टाइम बाद आता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान हमको देने की जरूरत है कि एकदम से हम यहाँ पे चेंज करें और वहाँ पे बहुत लंबा इफेक्ट हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। फेडरल रिजर्व जो है अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा रहा है, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और ये अपने रेट्स अभी भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई को भी डोमेस्टिकली अपने रेट्स बढ़ाने चाहिए, ये कहना है इकोनॉमिस्ट का। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इसमें हमारे लिए इन्फ्लेशन के कंसेप्ट जानना जरूरी है। सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? सीपीआई बेस्ड यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रिटेल में जो कंज्यूमर्स गुड्स परचेज करते हैं उसके इन्फ्लेशन की बात हो रही है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये सीपीआई जो है गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है जो हाउस होल्ड लेवल पे परचेज किए जा रहे हैं, और इसको अगर आपको काउंट करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए आप सीपीआई यूज करते हो। ठीक है, और इसमें सेम पीरियड पे प्रीवियस ईयर के हिसाब से नापा जाता है। जैसे अभी अक्टूबर का इन्फ्लेशन आया है, तो अक्टूबर 2022 को अक्टूबर 2021 से यहाँ पे मेजर किया गया, कंपेयर किया गया, उस बेसिस पे इन्फ्लेशन दिया गया। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, यानी कि अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं बढ़ने की जगह तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। ओके, सीपीआई में आप सैलरीज, वेजेस, पेंशन, परचेजिंग पावर कैसे क्या बढ़ रही है घट रही है वो समझ पाते हो। ठीक है, तो सीपीआई का फॉर्मूला क्या है कि अभी जो प्राइजेस हैं बास्केट में, जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो इस बास्केट में ए बी सी डी ये चार चीजें हैं। ठीक है, पिछले साल भी ये चार चीजें ही थी। अभी जो है इस टाइम पे जो बास्केट में चीजें हैं उनका प्राइस क्या है, और जो बेस ईयर है हमारा उसका प्राइस उस टाइम पे इसी सेम चीजों का प्राइस क्या था, इनटू 100। ठीक है, तो बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है सीपीआई को निकालने का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने का। डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे होलसेल लेवल पे जो गुड्स परचेज करते हो उसके इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेजर किया जाता है। ओके, और सीपीआई में रिटेल लेवल पे। तो डब्ल्यूपीआई का डाटा कलेक्ट करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। सीपीआई डाटा कलेक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। दोनों का ही बेस ईयर 2011-12 है। ओके, लेकिन याद रखना डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें सिर्फ गुड्स का प्राइस हम लेते हैं, जबकि सीपीआई में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्राइस यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ओके, ऑल राइट, अगर और देखना चाहो इन्फ्लेशन, तो डब्ल्यूपीआई जो है यहाँ पे बात होती है होलसेल की, सीपीआई में बात होती है रिटेल की। ओके, यहाँ पे प्राइस पे फोकस किया जाता है बिजनेस हाउसेस के लिए और यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए। इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मेजरमेंट करें तो ये फर्स्ट स्टेज पे होता है ट्रांजैक्शन के होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो होता है फाइनल स्टेज पे होता है। इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है इंडिया डिप्लॉयज न्यू डॉक्स एंड अपग्रेड स्पीड बोट्स फॉर पगोंग सो पेट्रोल। तो पगोंग सो लेक जो लद्दाख में है, जिसके ऊपर लास्ट ईयर यहाँ 1-2 साल पहले स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, ये जो लद्दाख में ये जो लेक है काफ़ी फेमस है और इसके ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है कि आगे आने वाले टाइम में फिर से ऐसा स्टैंड ऑफ ना देखने को मिले। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2020 का जो स्टैंड ऑफ होता है उसमें जो भी डिफिशियंसीज थी उसको चेकआउट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अभी जो है पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ा दी गई है, नए डॉक्स बना दिए गए हैं, स्पीड बोट्स लगा दी गई हैं, पूरी तरह से तैयारी है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो पेपर 3 सिक्योरिटी से। ठीक है, और इसको पेपर 1 ज्योग्राफी से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पगोंग सो के बारे में बात करने वाले हैं। ये पगोंग सो जो है ये बेसिकली कांस्टेंट फ्रिक्शन में रहा है। ठीक है, इसका आप देखोगे तो 135 किलोमीटर का लॉन्ग लेक है। ठीक है, लेक है एक प्रॉपर ऐसा लॉन्ग लेक है। इसका 1/3 हिस्सा आता है कंट्रोल में इंडिया के, और 2/3 हिस्सा इसका चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसमें कुछ फिंगर्स हैं, फिंगर्स यानी कि ऐसे टिप्स हैं माउंटेन्स की। ठीक है, यहाँ पे पगोंग सो लेक के आसपास इन टिप्स को हम फिंगर्स कहते हैं।
8 फिंगर्स हैं, जिसमें इंडिया जो है आठों के आठों फिंगर्स के ऊपर क्लेम करता है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया के पास कंट्रोल सिर्फ 3 फिंगर्स तक का है अभी के टाइम पे। ओके। और यहाँ पे जो दोनों बैंक्स हैं, नॉर्दर्न और सदर्न बैंक्स, इनके ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो चाइना और इंडिया के बीच में कुछ 10% हिस्सा है इसका जो डिस्प्यूटेड है। ओके। तो बात करते हैं इसकी पगोंग सो लेक की। पगोंग सो लेक जो है लॉन्ग बूमरैंग शेप एंडोरिक वाटर बॉडी है। एंडोरिक यानी कि लैंडलॉक्ड, कोई सोर्स नहीं है इसका बाहर से कि बाहर से कहीं से पानी आ रहा हो, लैंडलॉक्ड सोर्स है ये, ठीक है। इसके अलावा इसका एलिवेशन देखोगे तो 4200 मीटर्स का है, बहुत ऊपर है, ठीक है, हाई सी लेवल पे है। ट्रांस बॉर्डर लेक है, ट्रांस बॉर्डर यानी कि दो कंट्रीज के बीच में ये लेक बटता है, ठीक है। एक साइड पे है इंडिया का लद्दाख, दूसरी साइड पे है वेस्टर्न तिब्बत, ठीक है, चाइना का तिब्बत है ये। 135 किलोमीटर लॉन्ग ये लेक है। इसमें देखोगे तो 5 किलोमीटर इसकी विड्थ है ब्रॉडेस्ट पॉइंट पे। 40% लेक इंडिया की टेरिटरी में आता है, 50% लेक तिब्बत की टेरिटरी चाइना की टेरिटरी में जाता है, और 10% लेक जो है डिस्प्यूटेड है। चाइना 2/3 इसका लेक को 2/3 लेंथ को कंट्रोल करता है, जबकि इंडिया सिर्फ 1/3 जो लेंथ है उसको कंट्रोल करता है। ओके, समझ गए। आगे बात करते हैं, यहाँ दिख रहे हो मैप, ये मैप में आप देख सकते हो ये है लद्दाख, लद्दाख में ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन के अलावा ये देख रहे हो ये पगोंग लेक है, पगोंग सो लेक इस रीजन में आता है, लेह के पास में, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। इसका तिब्बतन नाम है, ठीक है, ये पगोंग सो जो है, ये सौ का मतलब होता है लेक, ओके, हाई ग्रासलैंड लेक को कहते हैं, पगोंग सो यहाँ से आया है। तो ये जो लॉन्ग लेक है ये चाइना और इंडिया के बीच में है, और ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ब्रैकिश है, यानी कि सलाइन वाटर है इसके अंदर, हिमालयाज के अंदर ही मिलता है। इनफैक्ट फ्रीज भी हो जाता है कभी कभी, तो ओके, फ्रीज भी हो जाता है जब ठंड आती है, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट इशू की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट अलाउज पेंशन टू 32 फॉर्मर वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पे 32 वुमेन ऑफिसर्स हैं जो 12 साल से एक लड़ाई लड़ रही हैं। ये लड़ाई है कि यहाँ पे परमानेंट कमीशन मिले विमेन को भी, ठीक है। अभी आपको पता है डिफेंस फोर्सेज में परमानेंट कमीशन नहीं मिलती थी विमेन को। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर के बाद ये कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स में विमेन को परमानेंट कमीशन मिल सकती है, परमानेंट कमांड मिल सकती है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो 12 साल से महिलाएं लड़ रही हैं अपने राइट्स के लिए, उनको यहाँ पे आप पेंशन तो दो कम से कम, ठीक है। तो कम से कम पेंशन तो देनी चाहिए, क्योंकि ये ओवर एज हो चुकी है और अब इनको आर्मी नेवी एयरफोर्स में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम इनको पेंशन तो मिल सकती है। तो ये पेंशन देने की बात की गई है। ओके। अच्छा, अभी जो है आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि जो पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन पे वुमेन आती थी, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में वुमेन जो है वो आ सकती हैं और परमानेंट कमीशन पा सकती हैं। ओके। तो इसको आप पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नेंस से या जुडिशरी की वर्किंग से, ऑलराइट। तो देखो वुमेन पावर की बात करें, वुमेन को अलाउ कर दिया गया है अब यहाँ पे परमानेंट कमीशन का, और 1990 से ही वुमेन अलाउड हैं ऐसे तो ऑफिसर्स के तौर पे आर्मी नेवी एयरफोर्स में। अगर बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आर्मी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, देन एयरफोर्स में एंड देन नेवी में। अगर बात करते हैं वुमेन की, तो वुमेन को अब परमानेंट कमीशन मिली है स्पेसिफाइड ब्रांचेस में। अभी भी वॉरशिप या सबमरीन्स वाले सेक्टर में, इन्फेंट्री आर्म्ड कॉर्प्सेस या आर्टिलरी वाले सेक्टर में अभी भी नहीं मिली है इनको परमानेंट कमीशन। ओके। फाइटर जेट ये फ्लाई कर सकती हैं, ठीक है, अभी तक जितना भी ये फाइटर जेट आराम से फ्लाई कर सकती हैं। 100 वुमेन हेलीकॉप्टर्स लाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नेवी की पहली बैच बन रही है फर्स्ट वुमेन पायलट्स की, और इसके साथ आर्म्ड फोर्सेस जो है उसमें 975 वुमेन डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट एंड नर्सेज भी हैं। ओके, ऑलराइट। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे ऑर्डर की, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। पहली सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमको समझाता है कि जेंडर एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आओ, जेंडर शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर, तो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। और अभी तो देखो काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है बैटल फील्ड में, तो इसीलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, सिर्फ ब्रूटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं चलता। ओके, तो इसीलिए जेंडर एक बड़ा इशू अब नहीं रहा है। दूसरा, मिलिट्री रेडीनेस। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत कम जो है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट रेट्स बहुत कम है। अगर वुमेन को अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारे पास रिक्रूटमेंट रेट होगा, रेडीनेस ज्यादा होगी, ठीक है, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्टर्स के जो लोग हैं वो काम कर पाएंगे, दोनों की, मेल एंड फीमेल दोनों के पास अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी अपनी नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, दोनों अपने अपने सेक्टर्स में अच्छा काम कर पाएंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी टोटल जॉब की। ट्रेडिशन जो है हमारा, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से हो पाएगी। ओके। और कल्चर चेंज होगा ओवर द टाइम, ट्रेडिशंस चेंज होंगे। ऑलराइट। एंड ग्लोबल सिनेरियो को अगर देखोगे तो दूसरे सेक्टर्स जो हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इनमें है विमेन अलाउड है, परमानेंट कमीशन है इसमें, तो व्हाई नॉट अस। ओके, हम भी कर सकते हैं अगर ये सब कर सकते हैं तो।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है पोलैंड सेज मिसाइल दैट हिट इट वाज नॉट अ रशियन मिसाइल बट इट वाज अ यूक्रेनियन स्ट्रे। बेसिकली पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, इंडिया एंड नेबरहुड से। हुआ क्या है, हुआ ये है कि पोलैंड पोलैंड बेचारा जबरदस्ती यहाँ पे फंस गया है यूक्रेन एंड रशिया की लड़ाई में। अब देखो जरा पहले मैप देखो, ये देख रहे हो मैप, ठीक है, यहाँ पे ये मैप है, ये रहा यूक्रेन जिसमें लड़ाई चल रही रशिया यूक्रेन वाली, यहाँ से रशिया ने अटैक किया हुआ है सब जगह से, ठीक है। और पोलैंड जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, पोलैंड दूर बैठा हुआ है, ठीक है, पोलैंड बेसिकली नाटो का हिस्सा भी है। ओके, तो पोलैंड के ऊपर यहाँ पे मिसाइल गिर गई, पोलैंड के ऊपर मिसाइल गिर गई तो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जैसे पोलैंड हो गया और यहाँ की सारी जो भी कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की और यूएस जैसी कंट्रीज जो नाटो के मेंबर्स हैं, वो सब खड़ी हो गई कि आपने बेसिकली लगा क्या पोलैंड को कि रशिया ने हमारे ऊपर भी मिसाइल गिरा दी है, ठीक है। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि सबको लगा कि रशिया ने पोलैंड के ऊपर मिसाइल गिराई है, ठीक है। लेकिन पोलैंड ने बाद में समझ में आया कि भाई नहीं, रशिया ने नहीं गिराई, यूक्रेन से ही गलती से यहाँ गिर गई है पोलैंड में, जबकि यूक्रेन की साइड पे ही है पोलैंड। ओके, तो यूक्रेन ने गलती से पोलैंड पे मिसाइल गिरा दी है, रशिया ने नहीं गिराई है, ये कंफर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो पोलैंड की जरा लोकेशन देखो पहले तो, कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही है, एक साइड पे है जर्मनी, फिर चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस, लिथुआनिया। और क्या रशिया करती है टच? हाँ जी करती है। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखोगे ना तो रशिया बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सा रीजन दिख रहा है ना, ये है कलिंगराद। ये कलिंगराद जो है ये रशिया की ही टेरिटरी है, तो रशिया भी इसको बॉर्डर करता है, ठीक है। फिर से देखो, जर्मेनिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया। तो बाल्टिक सी भी है जो पोलैंड को बॉर्डर करती है। नाउ देखो बात करते हैं आर्टिकल की। हुआ क्या है कि पोलैंड ने ये कंफर्म किया कि नहीं नहीं, रशिया ने हमारे ऊपर नहीं गिराई मिसाइल, यहाँ पे यूक्रेन से ही हमारे ऊपर मिसाइल गिर गई है। तो नाटो जो है, नाटो का मेंबर है पोलैंड, ठीक है, तो नाटो सारा खड़े हो गए थे, नाटो के सारे मेंबर्स, क्योंकि आपको पता होगा नाटो की एक ट्रीटी है जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि अगर कोई तीसरी कंट्री हमारे नाटो मेंबर पे कोई भी अटैक करती है तो उसका जवाब सारी की सारी नाटो कंट्रीज देंगी। तो ये माना जा रहा था कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो रशिया यूक्रेन से बाहर आके पोलैंड तक आ गया है, ठीक है। तो ये माना जा रहा था कि पोलैंड पे रशिया ने गिराई है मिसाइल, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि नहीं नहीं, रशिया ने नहीं गिराई, यूक्रेन से ही गिरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था ना। देखो इसमें S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बात की गई है। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये रशिया का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट डिफेंस करने में, ठीक है। इसमें क्रूज मिसाइल या एयरक्राफ्ट को आप डिफेंड कर सकते हो या इनके अगेंस्ट डिफेंस अपने लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यूजिंग दिस S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, ईरान का भी है S-300, ओके, जो रशिया से उन्होंने लिया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे इसी तरह से डिफेंड कर रहा था यूक्रेन, ओके, रशिया से आने वाली मिसाइल्स को, और उनके डिफेंस के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे हिट किया और उन्होंने डिफेंड किया, और ये डिफेंड होके ये जाके पोलैंड में गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे गलती रशिया की नहीं, यूक्रेन की थी, ऑलराइट। ओके, तो अब देखो नाटो भी इंपॉर्टेंट है, नाटो की बात हो रही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। क्या है ये? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का। इसमें क्या है, इसमें कई सारे मेंबर्स हैं, देखो ये देख सकते हो आप, ठीक है, इतने सारे मेंबर्स हैं, इनका अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। 1949 में इसको फाउंड किया गया था, और बेसिकली कहता है, इसका आर्टिकल 5 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कोई भी अगर नाटो के मेंबर पे अटैक करेगा तो सारी की सारी नाटो कंट्रीज जवाब देंगी। यानी कि नाटो अलाई इज इफ द नाटो अलाई इज अ टारगेट ऑफ आर्म्ड अटैक, every other member of the alliance will treat the act of violence as an armed attack on all members and will take whatever action are necessary to aid the attacked ally. ओके, तो अलाई को एड करने के लिए जो जरूरी पड़ेगा वो सब करेंगे नाटो मेंबर्स, ओके। ऑलराइट, बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, पटन पटोला। पटन पटोला जो है गुजरात का एक एंशियंट वीव है। न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसीलिए है क्योंकि ये मोदी जी जो है, मोदी जी हमारे G20 समिट में गए। G20 समिट जो कि हो रही है इंडोनेशिया बाली में, और यहाँ पे 20 कंट्रीज के मेंबर्स से मिले, 20 कंट्रीज के लीडर्स से मिले, और सभी लीडर्स को कुछ ना कुछ तोहफा देकर आए हैं हमारे मोदी जी। जैसे इटली के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे पटन पटोला इन्होंने दिया। ये पटन पटोला एक टेक्सटाइल है जो कि बहुत फेमस है गुजरात से। ऋषि सुनाक जी जो है यूके के, उनको भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया गया, हर किसी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। जैसे कि अगर बात करें कि इटली के प्राइम मिनिस्टर को पटन पटोला दुपट्टा दिया गया, ठीक है। वैसे यूएस के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कंगड़ा मिनिएचर्स दिए गए। ऋषि सुनाक जो है उन्हें मातानी पछेड़ी दी गई, ठीक है। इसके अलावा पिथोड़ा पेंटिंग्स दी गई, किसको? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर।
फ्रांस, जर्मनी एंड सिंगापुर के जो लीडर्स हैं उन्हें अगेट बॉल्स दिए गए कच्छ के। ठीक है, तो हमारे कल्चर को हमने यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करी है इस G20 समिट में। ऑलराइट, दिख रहे हैं पटन पटोला कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये साड़ी आप देख रहे हो पटन पटोला की, आप इनको मामूली साड़ी समझ रहे हो, ये मामूली साड़ी नहीं है, हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, गुजरात से आता है। लगभग 1.5 लाख से इस साड़ी की कीमत शुरू होती है, 1.5 लाख से लेके 6 लाख तक की ये साड़ीज बिकती हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पटन पटोला की बात करें तो देखो, गुजरात का फोक आर्ट आप इसको कह सकते हो, फोक ट्रेडिशन है गुजरात और हिमाचल प्रदेश का। ओके, यहाँ पे ये एंशियंट आर्ट है जिसमें डबल इकत पटोला बनाया जाता है, वीव किया जाता है हाथ से। ठीक है, सिल्क के थ्रू होता है ये, 11वीं सेंचुरी से बनाया जा रहा है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि आप दोनों साइड्स पे जो साड़ी है ना, उसके दोनों साइड पे, इस साइड से भी और पीछे की साइड पे भी, इक्वली इंटेंसिव कलर्स यूज होते हैं, इक्वली इंटेंसिव डिजाइन आपको दोनों साइड पे देखने को मिलती है। और इंस्पायर्ड है ये बांधनी टेक्सटाइल से। बांधनी टेक्सटाइल भी गुजरात का ही एक फोक ट्रेडिशन के थ्रू आया हुआ यहाँ पे टेक्सटाइल है। इसमें द सालवीज जो है, ये सालवीज जो है, ये एक ऐसी फैमिली है जो इसको काफी लंबे टाइम से प्रमोट करते आ रही है, प्रोटेक्ट करते आ रही है, कंजर्व करते आ रही है इस ट्रेडिशन को। ओके, और अभी भी इनफैक्ट इनको, इनकी पूरी फैमिली को सोलंकी किंग जो थे राम कुमार पाल, इन्होंने इनवाइट किया था पटन, एक डिस्ट्रिक्ट, एक रीजन था गुजरात में, वहां पे। पटन पटोला के दो बेसिकली फॉर्म है, एक तो है पटन पटोला और दूसरा है राजकोट पटोला। पटन पटोला जो है ये दोनों हाथों से बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर हैंडलूम पे बनाया जाता है और ये इंक्लाइंड हैंडलूम होता है। और इसके अलावा जो राजकोट पटोला है ये फ्लैट हैंडलूम पे बनाया जाता है। ठीक है, काफी लेबर इंटेंसिव एक्सरसाइज होती है इसको बनाना, और लगभग 1 लाख से लेकर 6 लाख तक की इसकी साड़ी बनती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखा चुकी हूँ, पटन पटोला ऐसा दिखता है। एंड पटन पटोला के बारे में कुछ और चीजें, ये डबल इकत वोवन साड़ी है जो गुजरात में बनाई जाती है, फैमिली ट्रेडिशन से निकली है, द सालवीज जो है इनकी फैमिली से निकली है ये पूरी एक्सरसाइज। ओके, ये वन ऑफ द फैमिली है, और भी कई सारी फैमिलीज इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, ये सूरत में वोव की जाती है, अहमदाबाद, पटन, इन मेजर रीजन्स में आती है। और इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है 2013 में ही। और वन ऑफ द वैल्यूएबल सोर्स है हमारा, वैल्यूएबल फोक ट्रेडिशन है हमारे गुजरात का। ऑलराइट, ओके, तो आज के आर्टिकल्स इतने ही थे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, जीएस से रिलेटेड प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके सही आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। दूसरा है हमारा मैपिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है पर्शियन गल्फ के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती है पर्शियन गल्फ को, और सेकंड का सेकंड पार्ट है कि कौन कौन सी नियर बाय स्टेट्स पड़ती हैं, ये आपको बताना है। मैप जरा उठाना, मैप में जरा देखना, और मैप के थ्रू ही फिर इसको आंसर करना। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है सी सैट से रिलेटेड, सी सैट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना। एंड प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या है। ओके, और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि देखो ये कमेंट्स मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है, आपको चेक करने के लिए, आपके रिटेंशन के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अभी। ओके, अगर अच्छा कर रहे हो तो वेरी गुड, अगर बुरा कर रहे हो तो स्टार्ट गेटिंग अप टू द मार्क। ओके, बकअप कर जाओ। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर करना जरूर से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।